अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और आप सब मुझे कहते हैं सुहाफिज़न। आज के दिन को हम कहते हैं मंडे यानी फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक। और गेस व्हाट, आपका हफ्ता और आज का दिन कैसे शुरू होगा? सुबह उठते साथ सबसे पहले आपको गुस्सा आया होगा, क्योंकि मुझे भी गुस्सा ही आया था। बिजली नहीं आ रही, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, हम कराची की बात करें, हम लाहौर की बात करें, बलूचिस्तान की बात करें, ब्रेक डाउन, बड़ा ब्रेक डाउन हुआ है बिजली का। और इस वक्त पाकिस्तान में मोस्टली ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर लाइट नहीं आ रही, बल्कि अगर हम कराची की स्पेसिफिकली बात करें तो कराची में तो 90% कराची जो है वो इस वक्त दिन का वक्त है लेकिन तारीकी में डूबा हुआ है, मतलब बिजली नहीं आ रही। तो इस्लामाबाद के क्या हाल है और क्या हाल चाल है हरमीत पाजी के, हम फौरी चलते हैं इस्लामाबाद और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपकी बात दुरुस्त है कि सुबह से ये बिजली जो है, चाहे वो इस्लामाबाद हो, रावलपिंडी हो, अभी जैसे जैसे ख़बरें और टिकर्स हमारे पास मुख्तलिफ ग्रुप्स में आ रहे हैं, तो उससे अंदाज़ा ये हो रहा है कि ओवरऑल रावलपिंडी में तो भी सुबह की यही सिचुएशन है जो लाहौर की है। और इस तरह आपने जो जिक्र किया कराची का, तो कराची में भी यही हालात हैं। और आप ये देखें ना कि कराची की हम बात करते हैं, जब एक वक्त ये था कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी वहाँ पे काम के लिए, क्योंकि जब हम पढ़ते थे वहाँ पे तो मुझे याद है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितनी भी थी या हमने वहाँ पे दीगर इंडस्ट्रियाँ जो थी वहाँ पे लोग जाते थे और उनको जॉब बड़ी आसानी से मिलती थी। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि बिजली से मुम होता गया और पूरा कराची जो है, आधा कराची जो है वो अंधेरे में डूब गया। और यही वजह थी कि आधे से ज़्यादा जो 80% जो फैक्ट्रियाँ थी वो पाकिस्तान से शिफ्ट होकर बांग्लादेश चली गई। और आज बांग्लादेश जो है, यानी आप यूरोप के बड़े बड़े मार्केट्स में जाएं, आप थाईलैंड जाएं, आप मलेशिया जाएं, आप इंडोनेशिया जाएं, वहाँ पे आपको ब्रांड कहाँ का मिलेगा? वो बांग्लादेश का मिलेगा। यही वजह है कि वो तमाम तर फैक्ट्रियाँ वहाँ चली गई और हमें एक बहुत बड़ा नुकसान, और एक तो बेरोजगारी की जो शरह थी वो भी बढ़ गई। तो बिजली पर काबू पाना जो है, अभी तक उस पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ, उस पर अमली कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज भी हम इसको फेस कर रहे हैं। सर्दियाँ आती हैं तो गैस गायब, गर्मी आती हैं तो बिजली गायब। लेकिन इस बार सर्दियाँ भी इस किस्म की थी, यानी इस हुकूमत की इतनी नाअहली आप देख लें कि सर्दियों में भी बिजली उन्होंने गायब कर दी है। यानी आवाम जो है रात को, यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे शहर में आपको 6-6, 4-4 घंटे जो है बिजली गायब रहती है। तो देहातों की बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हरमीत, एक और चीज ऐड कर ले, हुकूमत जाती है तो तरीके एतमाद आती है, तरीके एतमाद आती है तो फिर नई हुकूमत आती है, नई हुकूमत जाती है तो फिर निगरान हुकूमत आती है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका आना जाना लगा हुआ है। हैपनिंग जो वीकेंड पे हुई है, सबसे पहले टॉप ऑफ द ऑल हम उसका जिक्र कर लेते हैं। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी साहब को लगा दिया गया है, जो काफी कंट्रोवर्शियल अभी तक चीजें चल रही हैं। पहले तो अगर हम निगरान हुकूमत की बात करें, निगरान वजीर आला की बात करें, तो वजीर आला और अपोजिशन मिलकर इस बात पर मुत्तफिक नहीं हो सकी। फैसला पार्लियामेंट में चला गया और पार्लियामेंट में जब इस पर जो फैसला नहीं कर सकी तो इलेक्शन कमीशन के पास गया, और इलेक्शन कमीशन के पास जो नाम थे उसमें मोहसिन नकवी साहब के नाम का जो है वो कुर्रा निकला, और वो अब निगरान वज़ीर आला पंजाब है। पंजाब की सियासत की हाईलाइटेड खबर इस वक्त यही है, और ओहदा जो है वो उन्होंने संभाल लिया है। लेकिन अब PTI ये कहती है काफ लीग समेत कि हम सड़कों पर आएंगे, जो कि उनका राइट है, वो आ भी सकते हैं। लेकिन अगर बात करें अदालत जाने की, तो इस चीज़ का जिक्र भी किया जा रहा है, क्या तब्दीली आ सकती है उनकी अदालत जाने पर। और फिर बहुत सारी ऐसी बातें जो कि मोहसिन नकवी साहब के बारे में की जा रही है कि आप आसिफ रज़ादारी के फ्रंट मैन हैं, इसके अलावा एक मीडिया हाउस को आप ऑन करते हैं, आप आइन की अगर बात की जाए, कानून की बात की जाए, और बहुत सारी बातें इस हवाले से। लेकिन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी टॉप स्टोरीज में प्रोग्राम में। सबसे पहले इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से हमेशा आपको बताते हैं कौन कौन सी खबर कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, या ऐसे ममालिक जहाँ पर ऐसी खबरें हैं जो कि पूरी दुनिया में चर्चा किए हुए हैं, उसकी बात कर लेते हैं। टॉप ऑफ द ऑल सबसे पहले हम बात करेंगे स्वीडन से। स्वीडन में इस वक्त आपको पता है कि इस तरह के मामलात पूरी दुनिया में जब भी होते हैं हम उसको एड्रेस करते हैं, और आज का मकसद भी यही है। स्वीडन में दरअसल एक मुजाहरा किया गया सिफारत खाने के बाहर, तुर्की के सिफारत खाने के बाहर, और वहाँ पर कुरान की बेहुरमती की गई। वहाँ पर तुर्की का जो झंडा है उसको भी नजर आतिश किया गया। और इस वक्त जो मुजाहरा वहाँ पर हुआ है, उसके बाद पूरी मुस्लिम दुनिया में हरमीत एक जो शदीद गमो गुस्से की लहर तो पाई जा रही है। कोई अपनी अपनी जगह से इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और जो कि आपको पता है कि नेटो में शमूलियत के बाद ही ये सारा सिनेरियो जो है वो इस तरह से स्केच किया जा रहा है। लेकिन ये जो मुजाहरा हुआ है, उस मुजाहरे के बाद जो विजिट था स्वीडन का तुर्की का, वो भी कैंसिल किया गया है। और अगर शहबाज शरीफ के हमारे वज़ीर आज़म की बात की जाए तो उन्होंने भी शदीद अल्फाज में इसकी मज़म्मत की है। और यकीनन मुस्लिम उम्मा के लिए एक ऐसी खबर है जिसमें भी शदीद गुस्से में है कि कुरान पाक की बेहुरमती की गई। हरमीत,
बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सुहा। देखिए लोगों के जो जज्बात हैं वो मजरू होते हैं और इस किस्म की चीज़ें माजी में भी की गई हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ, बहुत से ममालिक की जानिब से आप देखें एक मज़हब ये एक ऐसा जब मज़हब की बात आती है, चाहे आपका ताल्लुक जिस धर्म जिस दीन से क्यों ना हो, लेकिन इस किस्म की बेहुरमती होती है। आप देखें कि कुरान शरीफ की ये बेहुरमती जो है ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं पर दुनिया भर में रहने वाले लोग, तमाम तर वो लोग इसकी तरदीद भी हम करते हैं। और जाहिर बात है कि आप बहुत सारी चीज़ों पे अगर आप देखें, आपने पहले भी अटैक किए, इस्लाम पर किए, मज़हब पे किए, पैगंबर साहब पे किए, तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं आप क्या करते हैं, यानी दुनिया में इश्तियाल जो है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। आप ये नहीं समझते, आप कहते हैं कि भाई हम बड़े मौज़िब हमारी कौम है और हमारी कोशिश ये होती है कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं हम इससे बड़े साइड पे रहते हैं, लेकिन फिर भी जब भी बात आती है तो इस किस्म के एलिमेंट्स जो हैं, इस किस्म के जो लोग हैं, इस किस्म की जो हरकत की जाती हैं। मैं कल देख रहा था मुख्तलिफ विजुअल जो है तो टर्की के और फिर ऐसे मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के, वहाँ पे जिस किस्म से लोग निकले और जिस किस्म का एहतजाज हुआ। और यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि हम अपने शो के ज़रिए अपने मुल्क के तवस्सुत से भी ये बात इसलिए करते हैं क्योंकि मुसलमानों की मैं एक बात करूँ तो एक बहुत बड़ी दुनिया भर में एक बड़ी आबादी है उनकी, और एक ज़ाहिर बात है एक मज़हब के साथ आप जुड़े होते हैं और मज़हब के बारे में जब बात आती है तो फिर उसको कंट्रोल करना, वो जो गुस्सा होता है क्योंकि आपके जज्बात उसके साथ जुड़े होते हैं। ज़ाहिर बात है कि जो रिस्पेक्ट होती है, चाहे आप हैं हम सब के दिलों में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है और हर रिलीजन के लिए रिस्पेक्ट है, तो कम से कम इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे जो आम आदमी है, जिस रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, ताकि उसके जज्बात मजरू हों और कम से कम वो ऐसी हरकत ना करे जिसका नुकसान, जिसका खमियाजा जो है आपको भी भुगतना पड़े। तो मेरे ख्याल में एक शर्मनाक सी हरकत है स्वीडन की जानिब से, और हम इसकी बीइंग अ पार्ट ऑफ द मीडिया, और अगर हम शहबाज शरीफ के हमारे वज़ीर-ए-आज़म की बात करें तो शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है, जिस पर पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो इस वक्त शदीद गुस्से में है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक एक और ख़बर हमने आपको दी है कि अमरीकी सदर जो बाइडन जो हैं उनकी रिहाइश गाह से 6 खुफिया दस्तावेज़ात जो हैं वो बरामद हुई हैं और इसकी तस्दीक पहले भी की गई है। CBS की जानिब से इसकी तस्दीक अब तक की जा चुकी है और इस सारे सिनेरियो में अभी तक ये कहा जा रहा है कि वहाँ के जो खुफिया इदारे हैं उनमें यूक्रेन, ईरान और जो बरतानिया है उसके बारे में कुछ अहम दस्तावेज़ात थी, जिसमें कुछ अहम इंकशाफात थे, कुछ अहम ऐसी सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी जिसके ये तमाम दस्तावेज़ात जो है वो जो बाइडन की रिहाइशगाह से मिले हैं। अगर जो बाइडन के स्टेटमेंट की बात की जाए तो वो इस पर साफ इनकार कर चुकी हैं। वो कह रहे हैं कि मैं खुद भी इस पर हैरान हूँ और मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। जबकि वाइट हाउस की अगर हम बात करें तो वाइट हाउस इस हवाले से कहता है कि हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तस्दीक बाकी इदारों की जानिब से की जा रही है। मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस पर जारी है और यूके से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात भी करेंगे इस हवाले से और मज़ीद डिटेल हम उनसे लेंगे। फारूक मिर्ज़ा स्काइप से हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम यूके और पब्लिक न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। आपको हम आज के प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग पब्लिक में वेलकम करते हैं। फारूक साहब, कहिएगा कि ये सारा सिलसिला जो है वो शुरू हुआ कुछ अर्सा पहले भी दस्तावेज़ात बरामद जब हुई तो उसकी तस्दीक कर दी गई है, अब फिर ये 6 दस्तावेज़ात बरामद हुई है। दस्तावेज़ात है किस चीज़ की और इसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है जो बाइडन के लिए? जी, थैंक यू वेरी मच। मैं अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी से आपसे मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त ये जुमे वाले दिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस FBI अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने सदर बाइडन के घर यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की मुसाफत पे फिलाडेल्फिया में वेलमिंगटन में उनका घर है और वहाँ एक छापा मारा गया है और वहाँ से बहुत ही हसास किस्म की क्लासिफाइड मालूमात बरामद की गई हैं। आमतौर पे ये कहा जा रहा है कि 6 किस्म की फाइलें जिनमें क्लासिफाइड टैग लगे हुए थे वो उनके उनका जो एक कमरा है वहाँ से वो मालूमात निकली हैं। लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक ये 6 हसास मालूमात नहीं हैं बल्कि ये 30 के करीब है जिनमें उनके हाथ के लिखे हुए पर्सनल हैंड नोट्स हैं और उसके अलावा फाइल पेपर्स पे उनके टैग लगे हुए हैं वो भी उन्होंने कब्जे में किए हैं और व्हाट टू डू नेक्स्ट और उनके स्केड्यूल और रिमाइंडर्स। ये इस वक्त ये ज़रूरत क्यों पेश आई? सदर बाइडन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ अर्सा कबल उनका जो पेन प्लाजा है उनकी लोकेशन वहाँ से
उनके वकला ने कुछ ऐसी फाइलें देखी जिन पे शक था कि ये क्लासिफाइड हैं, तो उन्होंने वॉलंटरली फौरी तौर पे यूएस आर्काइव और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को ये फाइलें उनको दी। और उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, चूंकि पहले भी साबका सदर डोनाल्ड ट्रंप जब वो व्हाइट हाउस से गया तो अपने साथ वो बहुत सारी हसास किस्म की क्लासिफाइड फाइलें ले गए थे और उनको मुतअद्दिद नोटिस दिए गए, लेकिन उन्होंने कोई हठधर्मी का मुजाहरा किया। तो फिर उनके घर भी छापा मार के ये सारी हसास किस्म की मालूमात वापस ली गई, जिस पर अभी कार्रवाई हो रही है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चूंकि मैं बतौर सदर मैंने ये डी क्लासिफाइड ये मालूमात कर दी थी, तो लिहाजा मैं इसको रख सकता हूँ। अच्छा मिस्टर फारूक, ये बताइएगा कि बेसिकली अमेरिका के खुफिया इदारे जो है उनकी रिपोर्ट्स भी इन दस्तावेजात में शामिल है, जिसमें यूक्रेन, ईरान और अगर हम बात करें बरतानिया की तो वो खुसूसी रिपोर्ट्स का भी जिक्र आया है। वो रिपोर्ट्स किस हवाले से हैं? हाईली कॉन्फिडेंशियल है यकीनन जो उनके पास ये बेसिकली जो मालूमात हैं, ये बाइडन जब वाइस प्रेसिडेंट थे, जब वो सेनेट के मेंबर थे, ये 1973 से लेके जो 20/9 तक ये उनका पीरियड था, ये उस वक्त की मालूमात है। ये वही पीरियड है इसके बाद 2013 में एक अमेरिकी खुफिया CIA का एहलकार एडवन स्नोडन, उसने उसको ये हसास मालूमात तक रसाई थी, क्लासिफाइड मटेरियल उसने वो चोरी कर लिया था और वो उसने बाद में रशिया में पनाह ली और उसने हजारों किस्म के डॉक्यूमेंट्स जो है वो पब्लिक कर दिए थे। उस वक्त से इन मालूमात की तलाश जारी थी और बाद में ये उसने ये जब दुनिया को ये पता चला कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों और अपने एलाइज ना सिर्फ उनकी मालूमात चोरी करता है बल्कि उन पर स्पाई भी करता है, तो उससे बहुत सारे ताल्लुकात अमेरिका के अपने दीगर ममालिक के साथ ख़राब हुए थे। तो इसी तनाज़र में इन फाइलों को वो टैग करके उनको ढूंढ रहे थे। जब बाइडन ने ये फाइलें वॉलंटरीली दी तो फिर उन्होंने ये समझा कि शायद और भी कुछ लोकेशन पे ऐसी मालूमात हों। अभी ये 2 लोकेशन को अभी सर्च किया जा रहा है। अच्छा, इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ हसास किस्म की मालूमात उनकी जो मियाद है वो 25 साल है। अभी ये देखा जा रहा है कि इसमें टॉप सीक्रेट कौन सी हैं, सीक्रेट कौन सी हैं और ये जो है ये कॉन्फिडेंशियल इनमें से कौन सी हैं। ठीक है। और सदर बाइडन ने ये इस बात मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाना चाहिए। ठीक है फारूक साहब, थैंक फॉर बीइंग हियर इन गुड मॉर्निंग पब्लिक टुडे। और हरमीत पाजी सवाल करना चाह रहे थे लेकिन वक्त थोड़ा सा कम है, इसलिए अगली खबर पर हमें चलना है, तो उनका सवाल जो है वो नेक्स्ट टाइम शामिल कर लेंगे। हरमीत पाजी, आगे जो खबर हमने देनी है वो खबर नहीं खबरें हैं और डेली डोज की खबरें हैं, तो डेली डोज की तरफ चलते हैं। और डेली डोज की पहली खबर जो है वो हमेशा की तरह हमारी टीम ढूंढ कर लेकर आती है कि इंटरेस्टिंग खबरें आपके लिए लेके आए जाए और सुबह को थोड़ा सा शानदार और थोड़ा सा आपको हैरान कुन बना दे, ताकि आप अपने दिन का आगाज़ अच्छे से करें कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो अगर ये चीज़ें दुनिया में हो रही हैं तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर डे विद दिस थॉट। ये एक जो बेसिकली है निस्फ किलो वजनी क्वाडकॉप्टर जो है वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं इस वीडियो में, जिसकी रफ्तार जो है वो इतनी तेज़ है। आप ड्रोन को तो ऑलरेडी जानते हैं, ड्रोन की जो जब इन्वेंशन हुई और उसके बाद पे दर पे जो है वो मॉडर्न फॉर्म में हम ड्रोन को देख रहे हैं, लेकिन ये जो है तेज़ रफ्तार तरीन होने का आलमी रिकॉर्ड जो है वो कायम किया गया है थ्रू दिस। और हरमीत, हम ये देख रहे हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी की खबर को शामिल करते हैं डेली डोज में तो हम हमेशा उसको अपग्रेडेड फॉर्म में देने की कोशिश करते हैं, और ये जो है ये आलमी रिकॉर्ड बनाया है तेज़ रफ्तार तरीन ड्रोन का। देखिए ने वक्त के साथ साथ हमारी टीम एक्टिव है, क्योंकि देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में जिस तरह तरक्की हो रही है, जिस तरह जिद्दत आ रही है, तो हमारी टीम को भी क्रेडिट जाता है कि वो बड़े एक्टिव होते हैं माशाल्लाह जितनी भी टीम है हमारी। और आपकी बात दुरुस्त है कि ड्रोन के हवाले से अगर देखा जाए तो नित नई चीज़ें आ रही हैं, और एक वक्त था
कि बहुत सारी चीज़ें, यानी जब फिल्म मेकर जो काम किया करते थे, बड़े बहुत ज़्यादा ऊपर से जो शॉट लेने होते थे उसके लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता था, और फिर एक रिस्क हुआ करता था कैमरामैन के लिए। लेकिन अब आप देखें कि ड्रोन के आने के बाद बहुत सारी ज़िंदगी जो है, जो रिस्क था लाइफ का, वो भी कम हुआ। अब हम देख रहे हैं कि उसमें भी जिद्दत आ रही है दिन ब दिन चीज़ें जो है। अब इस ड्रोन को अगर आप देखें तो बड़ी तेज़ी से, और फुटेज जितनी तेज़ी से ये दे रहा है, तो हम देख रहे हैं कि दिन जैसे गुजरता है, नया दिन जब आता है तो शुरुआत एक नए दिन से और नई चीज़ों से की जाती है। तो हम ये जिद्दत देख रहे हैं, और टेक्नोलॉजी में दुनिया आगे से आगे बढ़ती जा रही है, और ये खुशैन है क्योंकि इंसान की जो ज़िंदगी है उसमें भी आसानियाँ जो है वो दिन पर दिन पैदा हो रही हैं। तो मैं देख रहा हूँ इस फुटेज में भी, अगर आप देखें जितनी तेज़ी से ये सारी चीज़ें कैप्चर करके दे रही है फुटेज बैक पे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और आने वाले दौर जो है, मेरे ख्याल में चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, ड्रामा इंडस्ट्री हो, या वैसे भी मीडिया इंडस्ट्री हो, इस किस्म की चीज़ें जब आती हैं तो आसानियां जो है वो मजीद पैदा होंगी सबके लिए। ऐसी ही अगली खबर भी हमने आपको देनी है। फौरी तौर पर स्विच करते हैं नेक्स्ट खबर पे। आपको एक ऐसे होटल में लेकर चलते हैं जहाँ पर रहना यकीनन आप ज़रूर पसंद करेंगे, बिकॉज अगर यहाँ पर आप स्टे करते हैं तो आप बैक वक्त 2 मुल्कों में स्टे कर रहे हैं। कोई आपसे पाकिस्तान से, दुनिया में किसी भी मुल्क से पूछे कि आप कहाँ पे हैं, तो आप एक लम्हे कह सकते हैं कि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, जबकि दूसरे लम्हे आप कह सकते हैं नहीं 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 मैं तो फ्रांस में हूँ, मैं भूल गया था। जी, ऐसा मुनफरिद होटल हम आपको दिखाएंगे जहाँ पर आप बैक वक्त 2 मुल्कों में स्टे कर सकते हैं। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की अगर हम बात करें तो बिल्कुल सरहदी बॉर्डर लाइन पर ये होटल है, जो कि आज से कई साल पहले, जब अगर हम सरहद की बात करें या अलग होने की बात करें, तो उस वक्त वहाँ पर एक शख्स ने एक बार बनाया था, एक टबैको शॉप बनाई थी, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने इसको होटल फॉर्म कन्वर्ट कर दिया। और ये दुनिया का वाहिद ऐसा होटल है जिसमें आप अगर सोते हैं, खबर सुन के मुझे हैरानगी बहुत हुई, लेकिन मैंने कहा मैंने ऐसी कोट करनी है पूरे शो में कि अगर आप सोते हैं तो आपका सर फ्रांस की तरफ और आपकी टांगी जो है वो स्विट्जरलैंड की तरफ होती हैं, तो आप सोते में ऐसे हैं। और इंटरेस्टिंग खबरें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हरमीन, कि अगर आप यहाँ जाते हैं तो करेंसी दोनों मुल्कों की इस्तेमाल होती है, फ्लैग्स भी दोनों मुल्कों के यहाँ लगे हुए हैं, और अगर आप जाते हैं तो बाकायदा वो लाइन बताई गई है, जिस लाइन के इस तरफ होंगे तो आप फ्रांस में होंगे, लाइन के इस तरफ होंगे तो आप स्विट्जरलैंड में होंगे। तो हमें यहाँ पे एक दफ़ा स्टे करना चाहिए, बल्कि आप सबको करना चाहिए अगर आप जाएँ तो। नहीं सोहा, आप देखें ना कि हम देखते हैं मुख्तलिफ ऐसे रेस्टोरेंट्स की एक तस्वीर जो है वो भी वायरल हुई थी, जिसमें 2 दोस्त जो हैं वो एक अलग मुल्क में बैठे हैं और 2 दोस्त अलग मुल्क में बैठे हैं, और टेबल जो है उसमें भी एक लकीर है। हाँ। तो ये देखें ना कि इस किस्म के बॉर्डर्स हैं। एक तो हमारे हैं कि हमारे यहाँ देखें तो बड़ी मुश्किल से तलाशी जो है उसका सिलसिला रुकता नहीं है, और फिर हमें इस चीज़ का बड़ा फ़ख्र होता है इस बात पर कि टांगे जिसने ज़्यादा उठा ली तो भाई उसको ज़्यादा, जिसने बड़ा सलूट किया तो उस चीज़ पे हम इस चीज़ पे है। दुनिया देखें तो दुनिया आगे निकल चुकी है, और कहीं ना कहीं आप इस किस्म के बॉर्डर, जिस तरह रऊफ साहब तो अगर होते तो हम उनसे भी पूछते, मुख्तलिफ ममालिक वो गए, देखा है उन्होंने, साइकिल पे जाके आप दूसरा बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर लेते हैं। बड़ी आसानियाँ हैं बाहर दुनिया में, हम देखें यूरोपियन कंट्रीज़ में या दीगर ममालिक में बड़ी आसानी है, लेकिन अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली चमन की तरफ आप जाएँ तो आपको अंदाज़ा होगा, मैं तो गया हूँ। इसी तरह फिर आप वाघा बॉर्डर की तरफ, आप तो वैसे ही करीब है, वहाँ पे भी आपने हालात देखे होंगे। हाँ, लेकिन ये होटल बहुत इंटरेस्टिंग था। इफ़ यू गाइस प्लानिंग कि आप लोग विजिट कर रहे हो इन फ्यू कमिंग डेज और मंथ, तो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, यू विल लव इट, क्योंकि उसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा है और अंदर आपको खाने भी दोनों मिलेंगे। आपको स्विस खाने भी मिलेंगे, और अगर आप फ्रांस के खाने को पसंद करते हैं तो वहाँ की भी जो कुजीन है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। सो दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। अगली खबर पर चलते हैं। अगला डेली डोज आपको देते हैं, अनोखा तरीन डेली डोज है। मैं आपको ऑस्ट्रेलिया से खबर दे रही हूँ, जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा मेंढक निकल आया है, और ये जो मेंढक है इसका वज़न कितना है, गेस व्हाट, 2.7 kg। ओह माय गॉड। और ये अपनी नस्ल का सबसे बड़ा और सबसे वजनी और सबसे साइज़ में बड़ा मेंढक है, जिसको अब लोगों ने वहाँ की बेसिकली, अगर हम एनवायरमेंटल एंड साइंस डिपार्टमेंट की बात करें तो उन्होंने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। लुक एट दिस, बाहर तो अब निकला है बाल्टी से, ये तो मैंने अब देखा है। मीट ह्यूज इन साइज। वाकई बहुत ज़्यादा बड़ा है। और वैसे तो आपको याद होगा जब हम बचपन में, वैसे स्कूल में भी बड़ी ख्वाहिश हुआ करती थी कि लेबॉर्ट्री में हम जाएंगे, इनके ऑपरेशन करेंगे, लेकिन मैंने बड़े ऑपरेशन किए इनके। तो आप देखिए ना कि ये मेंढक जो है वैसे बड़ा लग रहा है, और हमारे इलाके में चाइनीज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे डैम जो है वो बन रहे थे, तो जितने भी मेंढक थे तो उसकी जो है वो वैसे वो बड़े टेस्ट लेते हैं, मुख्तलिफ कढ़ाई वगैरह बना के, वो वाइट चिकन जिस तरह हम बनाते हैं तो वाइट मेंढक ही बना लेते हैं, लेकिन बहरहाल उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है चाइनीज़ के लिए।
लेकिन देखें तो जिसामत इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी है और देखने में बड़ा इस किस्म का मेंढक आपको मिल जाए तो वैसे ही खौफ आ जाता है। लेकिन आपको पता है कि ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी एक रिकॉर्ड था जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में था, और वो ये रिकॉर्ड था कि बेसिकली पहले जो एक मेंढक निकला था उसका वजन मैक्सिमम 2.65 था, ज़्यादा फर्क नहीं है, इट्स 2.7 और वो 2.65 था, और वो ऑलरेडी मेंढक जो है वो देखा गया था दुनिया में और वो आलमी रिकॉर्ड भी रखता था। लेकिन अब ये जनाब एक और मेंढक जो है इस वजन का निकल आया और उसने वजन में ज़्यादा फ़र्क नहीं किया, मेरे ख्याल से 2.7 पर पहुंच गए हैं। तो ये जो है ये स्टोरी है और इट सीम्स टू बी लाइक कछुआ और समथिंग, इतना बड़ा मेंढक। ऑल दो वे आर डेली डोज, हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाउ वी गोट आवर केयर टेकर सीएम मिस्टर मोहसिन नकवी। तो क्या ये फैसला जो है वो ठीक था? और इसके बाद पीटीआई या काफलिक की बात करें तो उन्होंने सड़कों पर आने की बात की, जो कि उनका जायज़ हक है, जो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अदालत जाने से क्या तब्दीली आ सकती है, इस पर हम बात कर लेते हैं। आमिर खाकवानी सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है आज के प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सर कहिएगा कि ये फैसला अगर हम शुरू करें तो फैसला जो है वजीर आला और अपोजिशन मिलकर नहीं कर सकी, पार्लियामेंट में चला गया, तो पार्लियामेंट भी नहीं कर सकी, तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास चला गया और इलेक्शन कमीशन ने कुर्रा निकाला मोहसिन नकवी साहब के नाम का। अब देखते हैं ये फैसला ठीक था, आप क्या रिव्यू करते हैं इस पे? देखिए, ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है, आईनी तौर पर इख्तियार है इलेक्शन कमीशन का, उनको ये फैसला करना था तो उन्होंने किया। लेकिन अब ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब हुकूमती पार्टी की तरफ से दिए गए, हुकूमत की तरफ से, यानी पीडीएम की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से, जो वफाक में तो हुकूमत में और पंजाब में पोजीशन में है, तो उनकी कैंडिडेट है और वो उनके बारे में ये ज़ाहिर तासर है, जरदारी साहब के वो दोस्त समझे जाते हैं, उनके करीबी समझे जाते हैं, तो वो कंट्रोवर्सी तो है यानी, और इस वजह से आपने देखा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान भी किया गया। मेरा ख्याल ये है, मुझे ऐसे महसूस ऐसे होता है कि पीडीएम को अंदाजा था, वो लोग चाहते ही ऐसे थे और नाम इसलिए दिए ही इस तरह के दिए कि इत्तफाक राय ना हो, क्योंकि इस पूरे एक्सरसाइज से हमें ये पता लगे, अंदाजा हो गया है कि अगर यानी कि ये पार्लियामानी पार्टी की पहले लीडर ऑफ द अपोजिशन की और चीफ मिनिस्टर में आपस में कंसेंसस की कोशिश और बाद में पार्लियामानी पार्टी की कोशिश और फिर इलेक्शन कमीशन में जाना, कि अगर कुछ चीजें अगर लैंड कर ली जाए या तय कर ली जाए या अंदाजा हो तो वो अपने हिसाब से ही गेम खेली जाती है। मसलन मुझे इसमें मेरा जाती राय है और पॉइंट ये है कि आहद चीमा साहब का नाम दिया गया, जो वफाकी मुशीर हैं, अभी भी इस वक्त भी वफाकी मुशीर हैं और वो शहबाज शरीफ साहब के बिल्कुल राइट हैंड ब्यूरोक्रेट थे। तो आहद चीमा साहब का नाम देना ही इस बात की मुझे लगता है कि वो दलील है, जिस तरह के हमें पता था कि ये नाम रिजेक्ट होना ही है। हाँ। और दूसरा नाम मोहसिन नकवी साहब का था। तो देखे ना, हमेशा कोशिश की, हर कोई कोशिश करता है कि बंदा ऐसा हो जो बज़ाहिर गैर जानबदार सा हो, मगर थोड़ा सा उनके लिए कोई सॉफ्ट कर रखने वाला हो। लेकिन ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि बाकायदा आपका दस्तराज हो और आपका मुशीर हो, बाकायदा उसके बाद एक हुकूमती ओहदा हो, उसका नाम अब प्रपोज करने का मकसद ये है कि नाम रिजेक्ट हो जाए। तो वो मोहसिन नकवी साहब का नाम प्लान ही पीडीएम ने ऐसे किया था और आपने देखा बिल्कुल ही पार्लियामानी कमेटी ने कोई तावन नहीं किया और वो होना ही मोहसिन नकवी साहब का ही। जब मेरा जाती तौर पर मैं आप अपना बताऊं, जब मुझे पता लगा कि मोहसिन नकवी साहब का और आहद चीमा साहब का नाम तजवीज़ किया गया है, तो उस वक्त भी मुझे तो ये समझ आ गई थी कि मोहसिन नकवी साहब ने जान वज़ीर आला पंजाब होंगे। अब उसमें आप इसे जो भी आप कहें, समझ आ गई थी कि आहद चीमा का नाम साथ देने का मकसद ये था कि वो नाम रिजेक्ट हो जाएगा और इनका नाम माना जाएगा। जी हरमीत। तो आमिर साहब बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह आजम खान की बात की जा रही थी तो उसी पर मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया गया और उनको वज़ीर निगरान बना दिया गया। लेकिन अगर हम दोनों नामों की बात करें, दोनों का रिश्ता जो है, एक का पीपल्स पार्टी का है तो दूसरा जो है कहीं ना कहीं जिस तरह आपने फरमाया कि नून लीग का है। कोशिश ये की जा रही थी कि कंट्रोवर्सी जो है वो बरकरार रहे पंजाब में, लेकिन अब ये सूरत हाल, मामला जो है अदालत की तरफ अगर जाता है तो क्या आपको लगता है कि कोई रिलीफ मिलेगा, ये मामला ऐसे ही रहेगा और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वज़ीर आला रहेंगे? आप क्या कहें? और दूसरी बात, पीटीआई ने ये भी कहा है कि हम सड़कों पर दोबारा आएंगे। देखें, बहरहाल अदालतों के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, अदालतों के पास बहुत वसी इख्तियारात होते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया है। लेकिन मुझे ये कह देने कि इलेक्शन कमीशन का कोई
काबिले तहसीन इकदाम नहीं है। उन्होंने एक मुतनाज़ी पोजीशन रखने वाले एक साहब को बनाया है, जबकि इधर पीटीआई की तरफ से जो दोनों कैंडिडेट थे वो ब्यूरोक्रेट थे, और वो ऐसा नहीं था कि यानी वो उनमें से कोई किसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो पीटीआई के करीब है या पीटीआई से एफिलिएशन रखता है। और मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन दोबारा भी नाम ले जा सकता था, और उनको अगर किसी खासतौर पर इनके कैंडिडेट पे अगर इतराज था पीटीआई की तरफ से दिए नाम पे कि वो रिटायर नहीं है या कोई टेक्निकल इशू, तो तुम कह सकते थे आप नाम को रिप्लेस कर ले। इलेक्शन कमीशन ने ही मेरा तो ख्याल ये है कि कोई अच्छा दानिशमंदाना फैसला नहीं किया, और अपने आप की जो उनके बारे में कंट्रोवर्शियल होने की और खासतौर पर कराची में बलदियाती इंतखाबात के बाद जो बहुत कुछ बातें आ रही हैं उससे इजाफा ही हुआ है। इससे इमेज इलेक्शन कमीशन का उससे नुकसान होगा। और केपी में आप देखें, केपी में जहां पे इत्तफाक राय की कोशिश की गई वो इत्तफाक राय फौरन हो गया। अब आप देखें ना, यानी अगर एक फ्रीक, यानी ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि अगर एक फ्रीक अगर चाहे कि इत्तफाक राय नहीं करना तो अगला आप जितने भी फरिश्तों का नाम भी दे दें तो उनको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर पता हो कि इलेक्शन कमीशन हमारी मर्जी का फैसला करेगा तो फिर तो यही प्लान पंजाब में मुझे बहरहाल एक प्लान नजर आया है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्लान है। ये कहिएगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एफिलिएट की जा रही है मोहसिन नकवी साहब के नाम के साथ, कि एक तो उन्हें कहा जा रहा है कि वो आसिफ अली ज़रदारी के फ्रंट मैन है, दूसरा एक मीडिया हाउस भी वो ऑन करते हैं, तो टेक्निकलिटीज तो वहां पर फॉल करती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि अब पीटीआई ने और काफ लीग ने फैसला किया कि हम सड़कों पर जाएंगे, जो कि वो करते भी रहे हैं और उनका राइट है, वो कर सकते हैं, लेकिन अदालत से क्या उनको हमेशा की तरह जब वो जाते हैं अदालत तो रिलीफ तो उनको मिलता है, तो अदालत से कोई जो आएगा फैसला क्या उससे कोई तब्दीली देखते हैं, आपको एक्सपेक्ट करते हैं इस तरह की सिचुएशन? नहीं, अदालत से जो हमेशा की तरह तो रिलीफ नहीं। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल तोशा खाना के केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला था तो उसमें उनकी तरफ फैसला हटाया तो नहीं गया उनको, या और चीजों में भी नहीं गया। अदालतें तो ज़ाहिर अपने हिसाब से ही फैसले मेरिट पे ही फैसले करती है। तो देखें, मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई को और इनको अंदाजा ये हो रहा है कि ये कोई खास प्लान है। अगर प्लान है तो उनको अभी से उनको एहतजाज करेंगे। उनको लग रहा है कि अगर ये सब कुछ प्लान हो रहा है, मोहसिन नकवी साहब का फैसला अगर एक प्लानिंग के तहत ही किया गया है और पहले से लंदन प्लान का ये अगर हिस्सा है जिस तरह इमरान खान समझ रहे हैं और नजर अंदाजा हो रहा है कि उनकी बातों से और पीटीआई के इनर हल्के से, तो उनको लग रहा है कि इलेक्शन के रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे जिस तरह कराची में हुए थे, कि जिनका नाम ही नहीं था, अंदाजा ही नहीं था। दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे रहती है कराची पीएस पार्टी, वो अचानक सबसे ज्यादा सीटें ले गई, और जमात इस्लामी वाले रो रहे हैं और पीटीआई रो रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म 11 है, ये है वो है, और ये कंट्रोवर्सी चल रही है। तो उनको लग रहा है कि फिर इलेक्शन भी सारा कुछ ऐसे ही होगा, तो इलेक्शन के बाद में रोने पीटने से पहले बेहतर है कि पहले ही एहतजाज कर दिया जाए ताकि कुछ प्रेशर बिल्ड हो और इलेक्शन फेयर हो। क्योंकि पंजाब असेंबली का इलेक्शन कोई छोटी मामूली बात तो है नहीं, अगले 5 साल के लिए पूरी असेंबली होगी। तो मेरा तो ख्याल है उनका एहतजाज बनता है, क्योंकि फैसला इलेक्शन कमीशन ने गलत किया है, मुतनाज़ी किया है। और मैं फिर वो बात कहूंगा कि जब आहद चीमा साहब का नाम देना ही इस बात की दलील है कि वो उसमें पीडीएम ने किसी प्लान की तरह आमिर साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आहद चीमा साहब का नाम तो सिर्फ एक फिलर के तौर पे था ना, कि ताकि वो मतलब बिल्कुल ऐसे ही है जैसा तहरीक इंसाफ उमर सरफराज चीमा का नाम पेश करती है, तो मजाक ही बनता है ना। बिल्कुल ऐसे। जी हरमीत। आमिर साहब एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा यहाँ पे। आमिर साहब अगर हम देखें, एक तरफ तो ये खबरें भी हैं कि इलेक्शन जो है, क्योंकि आईनी तौर पर तो इन सूबों में 2 सूबों में 90 दिन में होना है, लेकिन ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि हम 6 माह तक भी डिले कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये खबरें भी आ रही है कहीं से। तो आपको क्या लगता है कि एक तो इलेक्शन कमिश्नर जो है या इलेक्शन कमीशन की हम बात करें तो मुतनाज़ा फैसले मुसलसल हम आ रहे हैं कि पीटीआई के अगेंस्ट आ रहे हैं, ऐसे में क्या आपको लगता है कि मामला जो है अगर तूल पकड़ेगा तो कितना नुकसान होगा अगर इलेक्शन को डिले कर दिया जाएगा? देखें, ये बहुत ही खौफनाक है और बहुत ही अफसोसनाक है, और बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम आइन की पाबंदी नहीं करेंगे तो इस मुल्क में कुछ नहीं बचेगा। हमारा सब कुछ आइन से जुड़ा हुआ है ना। आइन ही वो एक पूरा एक वो एक मुआहदा इमरानी होता है जिसमें सब लोग मुतफिक होते हैं और मुतहिद होते हैं। तो ये कहना कि इस वक्त क्योंकि इलेक्शन में एक वादे तौर पे पीडीएम को नजर आ रहा है कि इलेक्शन में हमें शिकस्त हो सकती है, और बल्कि उनको शिकस्त नजर आ रही है, तो इसलिए आगे तो इस इलेक्शन में डिले होने की बात ही कोई नहीं है। और इलेक्शन कमीशन एक वादे तौर पर पार्टी बन चुका है। मेरा ख्याल है तमाम हर वो बंदा जिसको सियासत से, जमहूरियत से, आइन से और मुल्क की सालमियत से दिलचस्पी है, उसको इस पे आवाज उठानी चाहिए और स्ट्रांगली कहना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या तो अगर बिहेव करे सही, अपने एक डिसेंट बिहेव करे और अपने आप गैर जनाबदार साबित करे, तो फिर ये सीट छोड़ दे। और इलेक्शन को अगर देखें, अगर पंजाब असेंबली का ये इलेक्शन मुतनाज़ हुआ तो आप समझ रहे हैं अगले 5 साल के लिए फिर आप उसी जंग को शुरू कर रहे हैं, फिर सियासी इस्तेहकाम को भूल जाए। तो ये बहुत ही अहम बात है। हम लोग सामने से हर एक को अपनी कोई सियासी पोजीशन से हट के
मुल्क के लिए सोचते हुए ये बात करनी चाहिए कि भाई ये इलेक्शन जो है, ये अगर ये जनरल इलेक्शन है, एक तरह का ये जनरल इलेक्शन का हिस्सा है पंजाब असेंबली का, ये ज़मीनी इंतखाबात नहीं हो रहे, अगले 5 साल की इलेक्शन है। इसका मतलब ये है 2023 से 28 तक। तो अगर इसमें अगर गड़बड़ होती है तो इसका मतलब अगले 5 साल फिर यही लड़ाई और धरने और लॉन्ग मार्च और हंगामे और चीजें होंगी। तो फिर मुल्क की मैशत कहाँ गई? होते हैं लेटर या सूनर, अगर हम बहुत ज्यादा पेसिमिस्ट है, थोड़ा ऑप्टिमिस्ट होकर अगर हम सोच लें तो केयर टेकर सीएम आने से पहले ही हमने कह दिया कि हम एहतजाज भी करेंगे, हम कबूल नहीं करते। आपको एज ए इंडिविजुअल पर्सनालिटी उनकी क्या लगती है कि वो काम कर सकेंगे या उन्हें काम ऑब्वियसली करना चाहिए? आप इस हवाले से क्या देखते हैं? देखिए, मेरा तो ख्याल ये है कि मोहसिन नकवी साहब को ये इस तरह की मुतनाज़ सूरत-हाल में ये ओहदा कबूल ही नहीं करना चाहिए था। अच्छा। या कम से कम अब उनको वो एक मुतनाज़ फैसला हुआ है, एक ऐसा फैसला जिसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अल्लाह करे अगर अदालतों के जरिए कोई गैर जानबदार इलेक्शन कमीशन निगरान वज़ीर आला आ जाता है और इलेक्शन कमीशन भी कुछ थोड़ा सा पीछे हटे और एक फेयर इलेक्शन की तरफ जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो ये मामला बहुत खराब हो जाएंगे। और ये डिले की बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई जवाब ही नहीं है पंजाब में इलेक्शन डिले करने का। आपको याद होगा रमजान में इलेक्शन हो चुके हैं पाकिस्तान में, जनरल इलेक्शन हो चुके हैं रमजान में, तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर डिले किया गया तो ये मामला बिगड़ेगा। और जो बंदा देखें इसको एक लिटमस टेस्ट के तौर पे ले कि जो बंदा बात करे कि इलेक्शन को डिले करने की, आप सोचे कि वो समझे कि वो आइन के साथ, जमहूरियत के साथ और मुल्क की सामरियत के साथ मुखलिस नहीं है, उसको सीरियसली लें और उसको उस पर सीरियसली सवाल उठाएं कि आप आइन को इसकी क्यों ऐसा कह रहे हैं। और इस तरह करने की बात है, आप देखें कि अगर हम फिर हर पार्लियामेंट जो है अब ये कहते हैं कि हमें 1 साल तक, वो इंतहाई हंगामी हालात होते हैं मुल्क में, खुदा ना करता जंग छिड़ी होती है, कोई बहुत बड़े हालात उस तरह के होते हैं, उसमें भी देखे जो अच्छे जो जिम्मेदार मालिक हैं वो जंग में भी इलेक्शन कराते हैं। हमारे यहाँ हमने देखा ईरान में इलेक्शन होते रहे। तो बात ये है कि जब आप इस तरह से हर पार्लियामेंट जो है 5 साल के बाद और ले लेगी, ये तो मजाक बन जाएगा ना फिर। जी अगर सब इलेक्शन की अगर बात की जाए तो उसकी वैसे भी तो गूंज है। ऐसे में हमने देखा है कि इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट में जनरल बाजवा के खिलाफ जो मुहिम की उसमें कहीं ना कहीं उनको पजीराई मिली। अब हम देख रहे हैं कि 27 जनवरी को मरियम नवाज साहब आ रही और उनके जो मुख्तलिफ वज़रा हैं उनकी भी एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ उनके बयानिए जो है आपके सामने है। अब ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहब जो है कुछ 4-5 किरदारों के हवाले से उनकी किरदार कशी करेगी। तो ऐसे में एक नया बयानिया बनाना नून लीग के हवाले से आपको क्या लगता है कि वो कामयाब हो पाएंगे या पीटीआई से ही ये बयानिया लेके आवाम में डिलीवर करना चाहते हैं? सच्ची बात ये है, मुझे तो एक जोक लग रहा है। एस्टैब्लिशमेंट करंट होती है, एक्स एस्टैब्लिशमेंट कुछ नहीं होती। लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन बात यह है कि उसी जनरल बाजवा के साथ इन्होंने हाथ मिला के इख्तियार लिया तो जनरल साहब ने उनको सपोर्ट ही किया। वो माने या ना माने एक अलग बात है। तो ये तो मजाक है। अगर नून लीग ये समझती है कि हुकूमत में रह के, एस्टैब्लिशमेंट के साथ सपोर्ट में रह के, हुकूमत में रह के अगर ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारा लगाएंगे तो ये इसको बुरी तरह पीटेगा और इसका वही हाल होगा जो 17 जुलाई को थैंक यू सो मच। ये है वो बनाते वक्त ही सोचना चाहिए कि बयानिया बिल्कुल काम नहीं करेगा बल्कि पिट जाएगा। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और ये क्वेश्चन मार्क है, इज इट अ फैशन? और अगर आजकल देखा जाए तो सिगरेट पीने को नशा नहीं समझा जाता या नशा करने को फैशन समझा जाता है। लाहौर के निजी स्कूल में ये वाकया जो पेश आया, जो कि हॉट टॉपिक है आजकल सोशल मीडिया पे, इसको आपने भी देखा। उसके बाद एक फ्रेश स्टेटमेंट जो उनके अब्बा की तरफ से आई है वो ये है कि अगर वो 3 बच्चियों की बात की जाए जो कि तशद्दुद कर रही थी और वो बच्ची जो कि तशद्दुद का निशाना बनाई जा रही थी, उनके वालिद साहब ने स्टेटमेंट दी है कि वो तीनों बच्चियां जो मार रही हैं उनसे ये पूछा गया कि ये ग्रेड्स अच्छे क्यों नहीं आते। इनके वालिद साहब ने पूछा उस बच्ची से जो कि तशद्दुद का निशाना बनाई जा रही है। उसने कहा कि ये तीनों मुलव्विस हैं नशा करने वाली कुछ आदात में, जिसकी वजह से दे कांट फोकस्ड ऑन स्टडीज और वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पा रही। इसकी वजह से सॉरी बुलवाने के लिए, माफी मंगवाने के लिए ये तीनों बच्चियां उसको तशद्दुद का निशाना बना रही हैं। द अटायर दे आर वेयरिंग, उनके बालों का कलर, उनका फैशन, उनका स्टाइल, उनकी गालियां, उनके बोलने का तरीका, ये सारी वो चीजें जो कि आज की सो कॉल्ड जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। स्कूल का माहौल और नशे की जो लत है वो किस तरह से आपको, आपके दिमाग को मॉफ कर देती है, यू आर नॉट एबल टू थिंक अबाउट एनी अदर थिंग। ये किस तरह से रुझान बढ़ता चला जा रहा है हमारी आज की जनरेशन में, डिटेल में बात करेंगे नशे की आदत पे, लत पे, फैशन पे और इसके बढ़ते रुझान पर। डॉक्टर सिद्रा हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद स्टूडियो में हरमीत के साथ, तो उनसे बात करते हैं। हरमीत ओवर टू यू।
जी बिल्कुल। सो आपने दुरुस्त फरमाया कि जिस किस्म की जो वीडियो आई और जो रद्द-ए-अमल हमने देखा सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो भी चला, लेकिन सोशल मीडिया हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कम से कम इस किस्म की चीज़ें जब आती हैं तो उस पर तनकीद ज़रूर की जाती है। मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें अच्छी आती हैं तो उस पर इस्लाह के हवाले से भी बात की जाती है। लेकिन डॉक्टर सिद्रा हमारे साथ हैं और माहिर नफ्सियात हैं और इनका अपना हॉस्पिटल है और इसी के हवाले से वो ट्रीटमेंट भी जो नशे में मुब्तला लोग हैं उनकी ट्रीटमेंट भी इन्हीं के हॉस्पिटल में होती है इस्लामाबाद में। डॉक्टर सिद्रा, ये जो हालात बढ़ गए हैं, हम देख रहे हैं कि स्कूल का जो निज़ाम है या कॉलेज का या यूनिवर्सिटीज़ का, अब हम बात कर रहे थे कि एक यूनिवर्सिटी में ख़ासकर ख़वातीन में जो आइस का नशा है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी वजूहात क्या है कि हम नशे की लत में मुब्तला होते चले जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पब्लिक टीवी का शुक्रिया कि उन्होंने इतने अहम टॉपिक के ऊपर आज बात करने का मौका दिया, और एक माहिर नफ्सियात होने के नाते मेरे ख्याल से कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डबल है, क्योंकि मैंने ब्रेन की फिजियोलॉजी भी बतानी है, माशरे के हकाइक भी बताने हैं और ये भी बताना है कि गलती कहाँ पर एग्जिस्ट करती है। एक माहिर नफ्सियात होने के नाते ये बताते चलें कि ये जो मामला हमने देखा, जो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे सामने नज़र आया, ये तो सिर्फ एक पहलू है जो हमने सिर्फ देखा, लेकिन हमारे जितने भी तालीमी अदारे हैं वो नशे की जद में हैं, वो इखलाकी तबाही की जद में है। वहाँ पर बच्चे मनफी रुझानात का शिकार है। अगर वो किसी किस्म की एडिक्शन के अंदर नहीं इन्वॉल्व हैं तो उनके बिहेवियरल इशू इतने ज़्यादा है जो कि उन्हें नॉर्मल से अब नॉर्मेलिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये जो मामला पेश आया है, यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत छोटी बच्चियाँ हैं, कम उम्र हैं, लेकिन वो जो उनकी ज़ुबान है वो भी बहुत ही नाजेबा है, और फिर जो उनकी हरकतें हैं वहाँ पर आप ये देखें कि उनमें बेहिसी कितनी है कि वो बच्ची को 3-4 लड़कियां जो हैं वो उसको ज़बरदस्ती मार रही हैं, और जिस तरीके से वो मार रही हैं उसमें एक बच्ची के बारे में ये भी पता चला कि वो बॉक्सर है। मतलब ये कि जो चीज़ उसको सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाई गई थी वो उसका नेगेटिव यूज़ कर रही है। तो यहाँ पर ये जो इस वीडियो के बाद, और अगर हम अपने माशरे के अंदर देखें तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, ये तो सिर्फ एक स्कूल या कॉलेज का बारे में पता चला। यहाँ पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि दुनिया की, जो पाकिस्तान की बहुत अच्छी इनके तालीमी इदारे हैं, वहाँ पर भी ये जो नशे की अफरियत है उसमें हमारी नौजवान नस्ल जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। और हुकूमती इदारों को ये समझना चाहिए कि नशा जो है ये एक टाइम बम बनता चला जा रहा है हमारी यूथ के लिए, जहाँ पर हमारे बच्चों को देने के लिए कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, जॉब नहीं है, और उनके पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो वो मनफी रुझानात का शिकार हो के नशे की लत की जानिब रागिब हो जाती हैं। अब जैसे इस वाले साहब ने ये पूछा कि बच्चे जो हैं वो ग्रेड्स क्यों नहीं ले पा रहे, तो हमारे यहाँ बहुत से बच्चे नशे का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि वो उन्होंने ग्रेड अच्छे लेने हैं, क्योंकि बाज़ नशे आपकी कंसंट्रेशन को भी बढ़ाते हैं, और बाज़ लोग जब आप नशे का इस्तेमाल करते हैं तो आप जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पे, जज्बाती तौर पे, हर लिहाज से अपने आप को माशरे के अंदर अनफिट तस्वुर करते हैं। तो ये कुछ हकाइक है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी। और अगर हरमीत आपने बात की कि ख़वातीन के अंदर नशे का रुझानात जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, तो पता नहीं, एक तो ये स्टेटस सिंबल भी बन चुका है, एक फैशन भी बन चुका है कि अगर आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो नशे का इस्तेमाल करें, अगर आप नहीं करेंगे तो आप उनकी क्लास के साथ नहीं मैच करेंगे। आप कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज़ की जाती हैं कि आप आउटडेटेड हैं, आप पेंडू हैं, आप उस चीज़ के साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो ये स्टिग्मास हैं जो हम लगा देते हैं। और बच्चियां इसलिए भी नशे का इस्तेमाल करती हैं कि वो अपनी बॉडी को एक इन शेप रखना चाहती हैं, और वो समझती हैं कि नशे करने से वो अपने आप। अच्छा डॉक्टर सिद्रा, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आपने उस चीज़ पर मुद्दा उठाने की कोशिश की है, उस चीज़ पर आप बात कर रही है जो कि एक कॉमन डिस्कशन है हमारे सर्कल में। शायद स्क्रीन की बहुत सारी मजबूरी है जिसकी वजह से हम बहुत सारी बातों को इतना ब्लंटली नहीं कर सकते, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो यस, अगर हम बात करें कि शेप में रखने की, तो ख़वातीन कहती हैं कि आप चर्स पी लें आप पतले हो जाएंगे, अगर आप कोकेन की बात करें आप वो करें आप फोकस्ड हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारी, मैं बार बार उन तमाम नशों के नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो तमाम नशे इस तरह से पोर्ट्रे किए जाते हैं कि अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको फ़ायदा देंगे, हार्मफुल नहीं होंगे। लेकिन अगर इस सारे सिनेरियो में हम देखें तो आपके पास जो केसेस आते हैं, जो कि आप ऐसा एक स्कूल भी, ऐसे एक अस्पताल भी रन कर रही है जहाँ पे नशे के लत में मुब्तला लोग जो हैं वो आपके पास आते हैं, कितना मुश्किल हो जाता है सिर्फ इसको स्टार्ट करना एज अ फैशन, और उसके बाद फिर आप इससे निकल नहीं सकते। वो लड़कियों की तादाद ज़्यादा है या लड़कों की, आप इसे किस तरह से देखती हैं?
सोहा, बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारे माशरे के अंदर अगर हम लड़कों और लड़कियों की तफरीक करें तो आजकल जैसे बड़े शहर हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, यहाँ पर लड़कियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। और अगर हम गाँव देहातों की बात करें तो वहाँ पर लड़के ज़्यादा इस नशे की लानत के अंदर मुब्तला हैं। और जो आपने बात की कि ये जो एक फ़ैशन बनता चला जा रहा है, यहाँ पर मैं एक गलत फहमी या कम फहमी क्लियर करती चली जाऊँ कि लोग ये समझते हैं कि अगर हम एक बारी किसी भी नशे का इस्तेमाल करेंगे तो हम एडिक्शन की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन इस टाइम पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे नशे मौजूद हैं जिन्हें सिर्फ आप एक बारी करें तो आप पूरी उम्र के लिए उसकी एडिक्शन का शिकार हो सकते हैं। तो हमें अपनी यूथ को आगाही देने की ज़रूरत है और माँ बाप की यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि ये जो वाक़या हमने देखा या इस जैसे वाक़े जो पेश आ रहे हैं, हम ये कहते हैं कि हमने अपने बच्चे को बड़े स्कूल में भेज दिया, हमने उसकी बहुत तालीम दे दी तो हम अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनसे बरीउल जुर्मा हो गए। ऐसा नहीं है। घर जो है वो पहली तालीम गाह है बच्चे के लिए। अब उस बच्ची ने जो गालियाँ सीखी हैं वो स्कूल से नहीं सीखी, वो शायद उसने अपने घर में देते हुए किसी को देखा और फिर उसने ये चीज़ें सीखी हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, फिर स्कूल जिम्मेदार हैं, टीचर जिम्मेदार हैं और फिर मुआशरा जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार हैं और आप भी जिम्मेदार। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने नशे की बात की, देहातों की तरफ आप गई तो मुझे वैसे सोहा हमारे यहाँ वैसे पठान हमारे जितने भी नस्वार का वैसे आम से नशा है तो खवातीन भी जो है हमारे घर में जो एक खातून काम करती थी तो वो भी नस्वार रखती थी और मैं छोटा सा था तभी उनको मशवरे दिया करता था कि आप खातूनों के नस्वार रखती, ये छोटा मोटा नशा हमारे देहातों में खवातीन करती थी। लेकिन अब हम देखते हैं खवातीन की आपने जिक्र किया, इस्लामाबाद की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज जिसका नाम अब मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन अगर आप मेरे राइट साइड पे जाएंगी और राइट साइड पे जो यूनिवर्सिटी है वहां पे बाकायदा पुलिस इन्वॉल्व है, वो सप्लायर जो है उनसे पैसे रिश्वतें लेती है और मेरे पास बाकायदा सबूत भी हैं इन सारी चीज़ों के और बारहा हमने कोशिश की है लेकिन पुलिस भी इस चीज़ को डिनाई करती है। इसी तरह यूनिवर्सिटी जो पेशावर की है वहाँ पे मैं खुद गया हूँ, चरस जिसका ये जिक्र जो है वहाँ पे बड़ा आम है और ख़वातीन भी पीती हैं। अब आइस का जो मामला है वो भी बढ़ता जा रहा है, तो इसमें पुलिस का जो ये मामला है, ये किरदार जो है, इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि यही सपोर्ट करते हैं चीज़ों को आगे बढ़ने में और यही वजह है कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उनके लिए बरबना आके वो नशे में आदि होने, उनको पता है कि वो खतरा है नहीं। ऑलरेडी सपोर्टर जो हैं वो लोग हैं जो जिनके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी वाले भी इन्वॉल्व हो गए इस सारी सूरत में। बिल्कुल, बहुत अच्छे पहलू की तरफ हरमीत आपने लेके गए इस टॉपिक को। देखें, दुनिया में जो ब्लैक मनी है उसका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो ड्रग सेलिंग भी है या ड्रग माफिया भी इन्वॉल्व है। ये इतने बड़े मगरमच्छ हैं कि उनके ऊपर हम हाथ नहीं डाल सकते हैं और अगर मैं आज उठ के इनके बारे में बात करूं तो शायद मुझे अगले दिन मार दिया जाए, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बात करने ही नहीं दी जाती। कितने लोग हैं ऐसे जो ऐसे ओपनली आके बात करने लगे तो वो नजरों से ही गायब कर दिए गए। तो इदारे जो हैं या फिर कुछ लोग, इदारे मुलविस नहीं है, कुछ लोग हैं जो काली भेड़े होती हैं, वो हर शोबे के अंदर होती हैं और वो मौजूद हैं यहाँ पर भी। पुलिस का या एएनएफ का किरदार यहाँ पर ये है कि पुलिस या फिर हमारे एएनएफ के एहलकार जो हैं, एक तो वो फुली इक्विप्ड नहीं है, उनको ऐसी तरबियत नहीं दी गई कि उन्होंने आइडेंटिफाई कैसे करना, और दूसरा उनके पास एचआर बहुत कम है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम है हमारी इदारों के पास, और उनके पास करने के लिए इतनी और एक्टिविटीज़ हैं कि वो नशे को मसला समझते ही नहीं हैं। लेकिन आज आपके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये मैसेज देना चाहूँगी जितने भी हमारे हुकूमती इदारे हैं कि खुदारा नशे को एक सीरियस मसला समझे। आज से 2 साल या 4 साल बाद आप देखेंगे कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो हम अपने हाथों से खो चुके होंगे और उसके पीछे वजह ये हमारा नशा ही होगा, क्योंकि आजकल जो नशे का इस्तेमाल है, अगर आप 10 बच्चों में से 8 बच्चे नशे की लत के अंदर मुब्तला हैं। और यहाँ पर यह भी बताते चलें कि अगर हम इसमें गेमिंग एडिक्शन या मोबाइल फ़ोन एडिक्शन या इंटरनेट एडिक्शन या सेल्फी एडिक्शन को डालें तो फिर 10 में से 10 बच्चे इस किस्म की एडिक्शन के अंदर अच्छा सिद्रा, मुझे एक और बात बताएं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हम इस नशे को थोड़ी देर के लिए इस सारे इंसिडेंट से एडिक्शन के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है, क्योंकि हम चरस शराब वगैरह के बारे में तो बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम कहते हैं जी हमारा बच्चा कमरे के अंदर बैठ के सारा दिन गेमिंग करता रहता है और एक दिन वो उठ के अपनी माँ का गला काट देता है या किसी को कत्ल कर देता है, तो फिर हम कहते हैं जी ये तो ज़हनी तौर पे बीमार था। तो आप अपने इर्द गिर्द देखें कि हम किसी भी किस्म के बच्चों को अंदर एडिक्शन के रवैये देखें या उनके अंदर ये देखें कि वो नशे की लत का शिकार हो रहे हैं, तो हम उसको ज़रूर अपने लेवल तक। डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे, ब्रेक में ही बात कर रहे थे, मैंने जो देखा है, आप तो जाहिर बात है आपका तो प्रोफेशन है ये, मैंने उमूमन ये देखा है कि जो एलीट क्लास है हमारी, वो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से नशे के आदी बन जाते हैं, या लोअर क्लास वो लोग जो बड़े मुश्किल से वो सर्वाइव करते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं? और दूसरी बात जो मैंने देखी है, ख़ासकर आपने भी देखी होंगी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में जाके, आजकल नौजवान लड़कियां लड़के जो है ई सिगरेट का बड़ा इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि भाई ये तो फैशन है, इससे क्या नुकसान होना है?
देखिए, इस्लामाबाद में या फिर वही बात है बड़े शहरों के अंदर एक नया कल्चर आ जा रहा है जिससे सॉफ्ट पोर्ट्रे ऑफ इमेज कहा जाता है एडिक्शन की, जिसमें ई सिगरेट वेप कल्चर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जहाँ पे बच्चे धुआं उड़ाते हुए नजर आएंगे। देखिए, एक तो पहली बात यह है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि ये जो नशा है, अब आप हमारी पहली क्लास से लेके मैट्रिक तक, ओ लेवल, ए लेवल तक देख लें, एक भी ऐसा चैप्टर नहीं है जहाँ पर हमने नशे के बारे में बच्चों को आगाही दी हो। हमारे सिलेबस में ऐसा नहीं है। बड़े बड़े स्कूल ज़रूर हैं लेकिन वहाँ पर भी नफ्सियाती तौर पर उनकी तरबियत नहीं की जाती। तो एक ये बहुत अहम पहलू है कि हमारे बच्चों को फैशन और जो ड्रग्स हैं उनका कॉम्बिनेशन बनाकर उन्हें इस लत की तरफ लेके आया जा रहा है। क्योंकि पहले दौर में जब हमारे बड़े बूढ़े जो थे हुक्के का नशा करते थे, तो फिर अगली जो जनरेशन है उसने कहा हुक्का जो है वो आउटडेटेड है, वो लोग सिगरेट पे, सिगार पर गए। इसी तरीके से जब हमारी अगली नस्ल आई तो उसने सिगार और सिगरेट को आउटडेटेड कहा और वो ई सिगरेट और शीशा और बाकी तरह की स्मोकिंग की तरफ आए। तो मेरे ख्याल से ये हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया है। हमारे मीडिया का भी बहुत ज़्यादा कसूर है, जिसमें हम ऊपर जो भी शख्स होगा हीरो नशा कर रहा होगा, लेकिन नीचे हम लिख देंगे कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है। मतलब कि अनकॉन्शियसली हम बच्चे के दिमाग के अंदर डाल रहे होंगे कि आप ये कर सकते हैं। अच्छा सिद्रा, मुझे ये बताइएगा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो काफी ज्यादा नशों के अंदर इन है और लोअर क्लास जो है वो काफी ज्यादा इन है। देखें, एलीट क्लास एक लेवल के ऊपर होती है जहाँ पे उनके पास पैसा होता है, उनके पास हर चीज होती है, वो उससे ऊपर जा नहीं सकते। और लोअर क्लास को ये पता होता है कि वो उस क्लास तक कभी पहुंच ही नहीं सकेंगे और उससे नीचे जाने की भी कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये जो दो क्लासेस हैं ये वो है जिनके अंदर स्ट्रगल या विजन या फिर कंसिस्टेंसी या फिर हार्ड वर्क बहुत कम होती है। एलीट क्लास को बना बनाया पैसा मिल चुका होता है, वो उसके पास इतना पैसा होता है कि उसे समझ नहीं आती, और लोअर क्लास के पास इतना पैसा ही नहीं होता, जो थोड़ा बहुत आता है वो भी वो नशे पर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अगर हम इस सारे सिनेरियो में नशे को फॉर द टाइम बीइंग एक्सक्लूड भी कर दें और अगर हम इसको इस तरह से पोर्ट्रे करें, चेक कीजिएगा प्लीज, मेरी आवाज आ रही है इस्लामाबाद? हमारी मिडिल क्लास इस तरफ ना जाए। मिडिल क्लास के बारे में एक बहुत अहम सेइंग है कि दुनिया में जो लोग स्ट्रगल करते हैं उनका ताल्लुक मिडिल क्लास से होता है, वो उस क्लास से होते हैं जो ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि हमारे वो बच्चे जिनके माँ बाप शायद अपनी तनख्वाहों से उनकी फीसें भर रहे हैं, और आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद वो नशे की अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे बच्चे, एक माहिर नफ्सियात होने के नाते मैं ये ज़रूर कहूँगी, जितने पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, कि अपने बच्चे को दो चीज़ें हरगिज़ ना दें, एक आज़ादी ना दें और एक पैसा ना दें, क्योंकि ये हमारे बड़े बूढ़ों ने भी ये हमें सिखाया है। ठीक है सिद्रा, हम यहीं से बिल्कुल यहीं से आपकी इस बात से कंटिन्यू करेंगे। मेरे भी कुछ सवाल हैं और इस्लामाबाद बैठी हुई हैं, वो उनसे जरूर इस बारे से जानेंगे। क्विक ब्रेक लेने वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर सिद्रा इस्लामाबाद में मौजूद है, उनके पास चलते हैं। फौरी तौर पर एक सवाल जो है ब्रेक में भी हम डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर सिद्रा, कहिएगा, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है, एक फैक्टर तो चले ये था कि वो नशे की आदी थी बच्चियां, और ये शिकायत उस छोटी बच्ची ने जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था उसने उनके फादर को लगा दी। लेकिन अगर नशे के सारे सिनेरियो को हम एक्सक्लूड करें तो आप ये देखें कि एंगर एडिक्शन या ईगो एडिक्शन जो है वो हमारी नौजवान नस्ल में कितनी ज्यादा हो गई है। मतलब अखलाकियात देखें कि जो वीडियो बनाने वाले हैं वो लड़के हैं और वो इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं कि चलिए बच्चियां एक दूसरे को पीट रही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि एक वीडियो हमारे सामने ही, बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो कि हमारे सामने नहीं आती, लेकिन हमें अपने पर्सनल सर्कल से पता लगता रहता है कि हमारे दोस्त की किसी गर्लफ्रेंड ने किसी को और की गर्लफ्रेंड को मारा या उसकी किसी दोस्त को मार दिया। इस तरह के बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते हैं। तो ये अखलाकियात जो है इसका शदीद फुकदान आप किस तरह से देखती हैं? ये क्यों मजीद बढ़ता चला जा रहा है? बिल्कुल ऐसे ही सोहा कि हमारी नौजवान नस्ल के अंदर और भी बहुत सी एडिक्शंस है, जहाँ पर ताकत का नशा है और अच्छे ओहदे का नशा है, बाप की पावर का नशा है, या फिर उसे अगर उसे सेलिब्रिटी अपने आप को समझने लग गए हैं। जो हमारी यूथ एक तस्वीर लगाते हैं उसके ऊपर 40 लाइक्स भी मिल जाएं तो वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझने लग जाते हैं। अब अगर आप इन बच्चों के अंदर देखें तो इनके एप्टीट्यूड या इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कोई बंदा जो है उसकी इज्जत नहीं है, बल्कि उसके पैसे, उसके मोबाइल फोन, उसके स्टेटस, उसके कपड़ों की बुनियाद के ऊपर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, किसी को इज्जत देखते हैं। और हमारी नौजवान नस्ल के अंदर ये चीज़ बहुत बढ़ती चली जा रही है कि वो ये नहीं देखेंगे कि वो बच्चा कितना इंटेलेक्चुअल है या उसके ग्रेड्स कितने अच्छे आ रहे हैं या पढ़ाई में कितना अच्छा है, बल्कि ये देखेंगे कि उसके पास मोबाइल फोन कौन सा है, उसने किस ब्रांड के कपड़े पहने हुए हैं। और यहाँ पर ये मटीरियलिज्म कहाँ से आया? ये मटीरियलिज्म अगर हम इखलाकी इकदार की बात करें जैसे आप कर रही थी, तो इखलाकियात अगर आप और हमें बड़े लेवल से शुरू करना पड़ेगा कि बड़ों में ही जब इखलाकियात नहीं है तो बच्चों के अंदर कहाँ से इखलाकियात आएंगी? बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको सिखाते हैं, बच्चे वो करते हैं जो अपने इर्द गिर्द होते हुए देखते हैं। अब बाप ये कहता है कि तुम सच बोलो, लेकिन वो खुद ही उस बच्चे को बोलता है कि दरवाजे पे बोल दो बाबा नहीं है, तो बच्चा क्या सीखेगा? वो वही सीखेगा कि जो उसने
अनकॉन्शियसली सीखा। तो नफ्सियात ये कहती है कि आपके जो रवैये हैं, जो भी आप सीखते हैं, वो अपने इर्द गिर्द से ही सीखते हैं। और अगर हमारे इर्द गिर्द आप नज़र डालें तो हम फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। हम बहसियत कौम हम किसी सिग्नल पे इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें टॉलरेंस हमें नहीं है। अगर हम लाइन में खड़ा होना तो हम अपने लिए बेइज्जती समझते हैं कि हम क्यों लाइन में खड़े हों, भाई हम तो नहीं खड़े हो सकते। तो ये कुछ रवैये हैं इज्तिमाई तौर पे जिन्होंने हर इनफरादी सतह के ऊपर जो डिस्ट्रक्शन है वो लेके आए हैं। और ये ऐसी डिस्ट्रक्शन है कि जो अब हमें नजर आने लग गई है। अब पहले हमने उस बीज को बोया था, अब हम उस बीज के रिजल्ट देख रहे हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि यही बच्चे कल को उठ के आपको कहते हैं कि आपको पता ही क्या है, अपने माँ बाप को ये बोलेंगे और ये कोई शर्म महसूस नहीं करेंगे कि उनके साथ कोई गाली गलोच करें। अपने माँ बाप के साथ भी यही करते हैं और बाहर भी यही करते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों की अखलाकी तरबियत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साइंस ये कहती है कि बच्चों के अंदर या आप और मेरे अंदर कुछ एनर्जीज़ हैं, फिजिकल एनर्जीज़ हैं, जिनको हमने चैनलाइज करना है। जब हम अपनी एनर्जीज़ को चैनलाइज नहीं करते तो फिर हम फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार होते हैं, हम एग्रेशन का भी शिकार होते हैं, हम एंजाइटी का भी शिकार होते हैं और स्ट्रेस का भी शिकार होते हैं। और हमारा बच्चा दिन के जो 70% आवर्स हैं वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर वेस्ट कर रहा होता है, जहाँ से उसके अंदर जो साइकिक एनर्जीज़ हैं उसकी फ्रस्ट्रेशन कॉज होती है। तो अपने बच्चों को फिजिकली ये बताएगा। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अच्छी बात आपने कि वालिदैन की जो तरबियत है बहुत ज़्यादा फ़र्क उसमें भी पड़ता है, रवैये जो हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब जो सूरत हाल है, यानी जो शख्स नशा करता है या उनकी वालदा नशा करती है तो बच्चों पर उसका क्या असर पड़ता है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे नौजवान भी जब ये आदी हो जाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो वापस ज़िंदगी में आए। तो उनकी वापस ज़िंदगी में, नॉर्मल ज़िंदगी में आना कितना जो है वो उसके चांसेस होते हैं और वो फिर वही ज़िंदगी जीते हैं जो, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप ट्रीटमेंट भी कर रही हैं तमाम तर लोगों के, तो इस पर भी थोड़ा सा बताइएगा। देखिए हरमीत, इसमें हम अगर देखें तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर कोई शख्स नशे पर लग जाता है तो ये है ही बुरा इंसान, हम उसको स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, ये फलाना है, ये फलाना है। हमारे माशरे ने उसके मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। देखिए, हम उस बच्चे को जब स्टिग्मेटाइज कर देते हैं या उस शख्स को स्टिग्मेटाइज कर देते हैं, वो फिर अपने आप को बदलना नहीं चाहता। और आज आप मेरे से नशे के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये एक डिसऑर्डर है, ये एक बीमारी है और एक माहिर नफ्सियात इसके ऊपर बात कर रहा है। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये एक बीमारी है और ये काबिले इलाज है और इसके इलाज कभी भी मरीज खुद नहीं कहेगा। जैसे कोई भी पागल अपने आप को पागल नहीं कहता, इसी तरीके से कोई भी नशा कराने वाला मरीज नशा छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसमें उसे स्केप मिल रहा होता है, प्लेयर मिल रहा होता है। ये उसके इर्द गिर्द सेहतमंद दिमाग की जिम्मेदारी होती है, यानी कि उसकी माँ बाप, उसके दोस्तों की या इर्द गिर्द के लोगों की, कि उसको बताएं कि तुम्हें इलाज की ज़रूरत है और फिर उसको लेके जाएं इदारों में। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर कोई शख्स नशे पर लग गया तो आप इसे घर में रख लेंगे, बांध देंगे, इसको कमरे में बंद कर देंगे, नशा छोड़ देगा। ऐसा नहीं है। अगर किसी भी शख्स के जिस्म के अंदर कोई नशा मौजूद है तो उसको 90 दिन प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो कि ऐसे इदारे बने हुए हैं जहाँ पर एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पर जब मैं नशों की बात करती हूँ तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि चरस वगैरह छोड़ देंगे लेकिन सिगरेट और नस्वार करते रहेंगे। सिगरेट और नस्वार जो है ये पहली सीढ़ी है किसी भी नशे की तरफ जाने की तरफ। तो अगर आपका बच्चा इन रवैयों के अंदर इन्वॉल्व है तो आपने उसको वहीं पर रोक देना है और वहीं पर उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उसके बारे में बताना है। 90 दिन का ट्रीटमेंट होता है और ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट नहीं करते, इसमें साइकेट्रिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ होता है और सब मिलकर मरीज के ऊपर मेहनत करते हैं और फिर वो इस काबिल होता है कि वो माशरे का एक प्रोडक्टिव और पॉजिटिव शहरी बन सके। लेकिन इन लोगों का भी उतना ही हक है माशरे के अंदर ज़िंदगी जीने का जितना कि आपका और मेरा, क्योंकि ये वो लोग हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं। नशे पे लगने वाले लोग जो हैं वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील करते हैं और उनके पास अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होता जहाँ पर उनको गाइडलाइन मिल सके या हम उनको गाइड कर सकें कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर गुजार सकते हैं। जी आप। अच्छा, मुझे सिद्रा ये कहिएगा कि हमने शीशा को तो बैन कर दिया पूरे पाकिस्तान में, इंस्ट्रक्शंस कुछ रोज़ पहले ही आई हैं। आपने कहा कि वेप जो है वो बहुत ज़्यादा आम है। किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के किसी बच्चे के अगर बैग को चेक किया जाए ना तो 90% बच्चों के बैग में आपको वेप मिलेगा, जो कि वो कहा जाता है और ये डिफ्रेंशिएट भी किया जाता है कि नहीं, सिगरेट की निस्बत कंपैरेटिवली ये कम हार्मफुल है। तो इसका ज़्यादा यूजेज जो है वो कितना हार्मफुल है? आपके पास जो केसेस आते हैं इस हवाले से बताएगा कि आप ये गलत फहमी में मत रहें कि ये सिगरेट से कम हार्मफुल है, ये उससे ज़्यादा मेरे ख्याल से या उतना इक्वली हार्मफुल है।
बिल्कुल ऐसे ही है सोहा के वेप पॉड्स और उसके बाद जो ई सिगरेट है या शीशा, अब शीशे के अंदर ये होता है कि बाज़ औक़ात पहले तो आपको वो सिंपल शीशा पिलाते हैं, लेकिन फिर उसके बाद जो कोयला होता है उसके अंदर वो ड्रग्स की मिक्सिंग करके आपको लगा देते हैं। और जो वेप है इसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स डाले जाते हैं जिनको आप बड़ा खूबसूरत समझ रहे होते हैं, मिंट, एप्पल, ये वो, लेकिन जब भी कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ को आप स्मोक के साथ जब मिक्स कर देते हैं तो वो कार्सिनोजेनिक बन जाती है, यानी कि वो कैंसर कॉजिंग बन जाती है। और दुनिया के अंदर अब जो रिसर्चेस की जा रही हैं उसके अंदर ये देखा गया है कि सिगरेट से भी ज़्यादा हार्मफुल जो एडिक्शन है या फिर जो नुकसानात हैं वो वेप और पॉड्स और ई सिगरेट के हैं, क्योंकि इसका धुआं कुछ ऐसा होता है, क्योंकि वो फ्लेवर के साथ मिक्स हुआ होता है तो वो जाके आपके लंग्स के ऊपर जो उसकी जितनी भी उसकी कहना चाहिए कि जो उसकी एक्टिविटी है उसको मुतासिर करता है, और ये एक लेयर ऐसी बना देता है जिसकी वजह से आपके जो लंग्स हैं वो स्टिफनेस का शिकार हो जाते हैं, आपको सांस के प्रॉब्लम हो जाते हैं, आपकी सांस की नाली के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, खुराक की नाली के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, और इन द लॉन्ग रन आपको कैंसर जैसी बीमारी की तरफ भी ले जाते हैं। और यहाँ पर बहुत से ऐसे किस्से भी देखने के लिए आए जहाँ पर बहुत से बच्चों के मुंह के अंदर या फिर दुनिया में ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि वो वेप फट गए हैं क्योंकि वो ओवरचार्ज थे या फिर उनकी चार्जिंग का कुछ इशू था। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो बच्चे वेप कर रहे होते हैं अगर उस डिवाइस को पकड़ें तो वो एक्सट्रीमली हॉट होती है, तो वो फट भी सकती है और वो आपके मुंह पर फट सकती है। और ऐसे केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं जहाँ पर जबड़े तक उड़ गए हैं और जहाँ पर उस नशे ने इतना नुकसान पहुंचाया है कि वो ओरल कैंसर का शिकार हो गए हैं, और उनकी जो ऊपर वाला जो जिसे पैलेट बोलते हैं, जिसे तालू बोलते हैं, वहाँ पर उसकी एक लेयर बन गई है जिसकी वजह से उनकी टेस्ट ऑफ सेंस खत्म हो गई है। और फिर और भी बहुत से ऐसे मसाइल हैं, यानी कि सूंघने की हिस्स भी मुतासिर हो जाती है। मतलब ऐसे बहुत सारे नुकसान हैं जिनको हम फिंगर टिप पे गिनवा सकते हैं और आपको इस चीज़ पर देखना भी चाहिए। डॉक्टर सिद्रा, थैंक्स फॉर बीइंग देयर इन इस्लामाबाद। बड़ी अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही आपसे। नशा हराम है, इतनी छोटी सी लाइन है, लेकिन इसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा अगर आप फील करें। कोई भी नशा वो कम मुतासर करता है, ज़्यादा नशा देता है या कम नशा देता है। अगर आप मुतासर नहीं हो रहे तो यकीन जानिए कि आपके इर्द गिर्द के लोग उससे इक्वली मुतासर हो रहे हैं जो आपसे मुंसलिक हैं। तो नशा हराम है, इसे अवॉइड करें और ये बात जितना फैला सकते हैं उतना फैलाएं, खुद भी रोके रखें और जो इनको रोक सकते हैं उनको भी रोकें। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जब डाइट करने का आप सोचते हैं या करते हैं तो मैंने लोगों को देखे सबसे पहले जो वो स्किप करते हैं वो है उनका नाश्ता। और आपने ये भी सुना होगा कि कहते हैं कि अगर नाश्ता करना है तो आपको बादशाहों की तरह करना चाहिए और रात का खाना खाना है तो फकीरों की तरह, जबकि हम रात का खाना बादशाहों की तरह खाते हैं और खिलाते भी हैं। कभी आपने सुना है किसी को कोई आपसे कहे आए आज हम ब्रेकफास्ट करते हैं, सब आपको इन्वाइट करते हैं डिनर पे, तो आप डिनर पे इन्वाइटेड है, आपने आना है। तो ये रुझान इतना बढ़ता चला जा रहा है। एक तो हम उठते बहुत लेट हैं तो नाश्ता वैसे स्किप हो जाता है, और अगर हम जल्दी उठते भी हैं तो नाश्ता ना करने का एक रूटीन है जो कि मैं कोट कर दूं कि पिछले 6 साल से मैं मॉर्निंग की बंदी हूँ, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और मैं आज तक नाश्ता स्किप किए बगैर घर से नहीं निकली। और इसकी क्या प्रोडक्टिविटी है मैं जानती हूँ, लेकिन आपसे शेयर करने के लिए हमारे साथ ज़ैनब गोंदल मौजूद है, माहिर ग़िज़ायत हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं और आवाम जानती भी है कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, फिर भी सबसे पहले हम नाश्ता स्किप करते हैं मजबूरी के तहत, जल्दी में होते हैं, काम पे जाना होता है या डाइट कर रहे होते हैं। तिब्बी नुकसानात क्या क्या है नाश्ता स्किप करने के? पहले तो ये कि जैसे ही हमें नाश्ता माइंड में आता है हम ये सोच लेते हैं कि जिस टाइम भी हम उठेंगे जो भी हमारा पहला मील होगा वो हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। हाँ, चाहे वो दोपहर के 2 बजे हो, 4 बजे हो या हम शाम को उठ रहे हो, उस टाइम हो, वो हमारा नाश्ता ही होगा। लेकिन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि नाश्ते का एक प्रॉपर वक्त है। अगर आप उस वक्त में नाश्ता नहीं करते तो बाकी सारा दिन नाश्ता आप चाहे जो मर्जी खाते रहे, उसके वो फ़ायदे आपको नहीं मिल सकते। अगर हम देखें हमारा जो है वो मज़हब भी हमें यही कहता है कि आप सुबह उठें, उठते सार अपना जो है वो दिन का आगाज़ करें और उसके साथ ही चलते चले जाएं। सूरज के साथ साथ अगर हम अपनी ज़िंदगी को इन्वॉल्व कर लें तो हमारे मसाइल जो है वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। जैसे आज हम बहुत बड़े क्राइसिस जो है वो बिजली कैसे गुजर रहे हैं, अगर हमारा जो है वो सूरज के साथ काम हो तो बिजली की हमें ज़रूरत ही ना पड़े अपने कामों में। पूरे मुल्क में ब्रेक डाउन है। बिल्कुल। इसी तरह अगर आप सुबह 5-6 बजे उठते हैं, आपने कहीं पे 8 बजे पहुंचना है, तो नाश्ता करने का 2 काम हो सकते हैं जिसमें आप नाश्ता कर सकते हैं। नंबर 1, आप रात को ही प्लान कर लें कि आपने सुबह उठ के क्या खाना है। नंबर 2,
आपका ब्रेकफास्ट इतना हैंडी होना चाहिए कि आप जब सुबह उठें तो आपको उसके लिए कोई मुश्किल, कोई मुशक्क़त, कोई काम ऐसा ना करना पड़े जो आपको उसको स्किप करने की तरफ लेके जाए, या आपको ये कहे कि आज तुम नाश्ता ना भी करो तो भी खैर है। ठीक है, क्योंकि नाश्ता किए बगैर खैर नहीं है। नाश्ता जो है वो हमारे लिए इस तरह से भी इम्पॉर्टेंट है कि आप ये देखें, आपने रमज़ान में जब रोज़ा रखा हुआ होता है तो इफ्तारी के टाइम पे हम सब बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इफ्तारी हो, हम रोज़ा खोलते सार बस खाना पीना शुरू कर दें। वही चीज़ है, सारी रात का हमारा रोज़ा चलता हुआ आ रहा होता है और सुबह उठते ही हमारा जो भी पहला हम लोगों ने खाना है वो हमारा नाश्ता है, उसकी ग़िज़ाइयत जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं कि जी इफ्तार में खजूर खाएं तो जिस्म की जो ताकत है वो वापस आ जाती है, तो वाई नॉट इसको आप ब्रेकफास्ट में इम्प्लीमेंट करो कि आपने सुबह उठते ही जो भी खाना है उसने आपकी ग़िज़ाइयत पूरी करनी है। हम नाश्ते में क्या कर रहे होते हैं, चोर रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, सबसे सिंपलेस्ट वे जो होता है वो हम नाश्ते का ढूंढते हैं कि जी उसको करो और बस काम खत्म करो। हालांकि आपने नाश्ते पे अगर हम फोकस कर ले तो हमें पूरा दिन भूख ही नहीं लगती। जिन लोगों ने वजन कम करना है वो अगर नाश्ता छोड़ते हैं तो उनका कभी भी वजन कम नहीं होगा। अगर आप अपनी स्किन को खूबसूरत लगवाना चाहते हो, नाश्ता छोड़ोगे, स्किन कभी अच्छी नहीं लगेगी। और बहुत सारी बीमारियाँ जिनमें कैंसर भी इंक्लूडेड है, अगर आप उनको अपनी डाइट से या अपनी बॉडी से निकालना चाहते हो तो अपनी डाइट को अच्छा कर लो, आपकी बॉडी में ये बीमारियां जो हैं वो जन्म ही नहीं अच्छा, आपको तो जनाब अच्छी डाइट और अपने डेट्स की बात की ना, तो मैंने एक खबर पढ़ी है जो कि मैं आपसे शेयर भी करना चाहती हूँ। आपने भी सोशल मीडिया पे देखी होगी, डेट्स खाने से वैसे भी खवातीन को कहा जाता है कि आपको लेबर पेन कम होती है। मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा तो मैं बहुत हैरान हुई कि वैसे तो आपको पता है इस्लाम में भी अगर हम बात करें कलवंजी की और खजूर की तो बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि हमें अपनाने चाहिए ना, और करना चाहिए इस पर काम। हरमीत हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है। जी हरमीत पाजी। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू चल रही है। ज़ैनब हमेशा अच्छी चीज़ें जो है लेके आती है। ज़ैनब, आपसे जानना चाहेंगे, एक तो नाश्ता का जो प्रॉब्लम है वो तो है हमारी सोसाइटी में, शायद हम यूनिवर्सिटीज़ में हमने भी वक्त गुजारा तो हम भी 2-3 बजे कभी कभी उठ जाते थे तो हम कहते हैं यही नाश्ता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और रुझान जो बढ़ रहा है वो ये है कि जो हॉस्टल में लड़कियां हैं, रात का लेट नाइट खाना जो है वो भी बड़ा आम हो गया है। यानी रात को 2 बजे 3 बजे जाके अंडे पराठे खाना, फिर आराम से सो जाना, ये जो सिलसिला ये भी बढ़ता जा रहा है। तो इसका कितना नुकसान होता है? पेट तो आपका भर जाता है लेकिन उसका नुकसान कितना होता है? उसके जैसे देखें, रात को जितना लेट आप खा के सोते हो उतना ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स होता है, यानी आपका खाना मुंह की तरफ वापस आता है और उसकी वजह से सीने में जलन बहुत कॉमन एक मसला होता जा रहा है। पहले अगर हम सीने की जलन सुनते हैं तो अपनी नानी या दादी की उम्र में जाके सुनते थे पहले, लेकिन अब अगर हम सुनते हैं तो एक छोटा सा बच्चा जो है 10-15 साल का वो भी कह रहा होता है कि मुझे सीने में जलन होती है। और सीने में जलन का मतलब ये है कि आपने अपना सिस्टम जो है उसको ख़राब कर लिया, यानी आपकी नालियाँ जो हैं उसके ऊपर एक कैप होता है, वो बंद हो जाता है जब आप खाना खा लेते हो। लेकिन जैसे ही आपने बहुत ज़्यादा ओवरलोड खाया है या खाते ही आप सो गए हो तो वो कैप खुल जाता है और खाना मुंह की तरफ वापस आता है। ये प्रॉब्लम अगर आपको डेली बेसिस पे होता शुरू आप जानबूझ के करते हैं अपनी आदतों की वजह से, लेकिन वो बीमारी जो है वो कन्वर्टेबल होती है और वो फॉरएवर आपके साथ रहती है और आप उसके साथ साथ एक तो बीमार रहते हैं, दूसरा आपको आईबीएस के इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। यानी कभी कॉन्स्टिपेशन है और कभी डायरिया है, आप नॉर्मल स्टेट में कभी भी नहीं आ सकते हैं। इसलिए रात का खाना जो है वो मैक्सिमम भी अगर आपने खाना है तो 7-8 बजे अपना खाना खा लें और खाना इतना खाएं कि उसके बाद अगर आप बैठें तो बैठा जाए, लेटें तो लेटा जाए। क्योंकि हमारा मसला ये है हम इतना खा लेते हैं, हम खाते नहीं, हम पेट भरते हैं, हम मैदा भरते हैं। अच्छा जनाब, मैंने आपसे एक और बात पूछनी है, वो ये कि देखिए ये सारी बातें अवाम को पता है, लेकिन आपको पता है, मुझे पता है, हरमीत को पता है, सबको पता है, लेकिन अब क्या करें उस क्रेविंग्स का जो मिडनाइट में होती हैं। अच्छा, अब क्या करें उसका जो सुबह उठ के नाश्ते के अगर जिक्र आता है तो ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों की बात करें तो नान चुनों से कम तो हम बात करते नहीं है। पाए तो हमें पता है कि फज्जा सीरी पाए कहाँ से मिलेंगे और एक्सपेजी हमने कहाँ कहाँ जाना, ऊपर से अब टिकटॉकर्स और हमारे जो फूड ब्लॉगर्स हैं वो नए नए नाश्ते सामने लेके आते हैं। अब अगर हमने नाश्ता करना है और जिन लोग की हैबिट है नाश्ता करने की, नाश्ता क्या किया जाए ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर नान चने खाने हैं तो कैसे खाए जाए? खाने तो हैं,
नान चने डेली बेसिस पे खाना पहली बात कोई सौगात नहीं है, लेकिन अगर आप महीने में एक बार या 2 बार खा लेते हैं नान चने तो उसका नुकसान नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि नान चने हमें खाने का तो शौक है, लेकिन ये भी तो देखा जाए कि वो नान चने बन कैसे रहे हैं। हमारी बॉडी में जाके जो कर रहे हैं वो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन वो बन कैसे रहे हैं, मेकिंग क्या है एग्जैक्टली। नंबर 1 उसमें ऑयल क्या यूज हो रहा है, उसका प्रोसीजर क्या है, कुकिंग किस तरह से हो रही है। कोई ग़िज़ाइयत नान चनों में नहीं है, बल्कि सिर्फ वो आपका पेट भरने या आपको एक कह लें कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन देने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जी मैंने आज सिरे पाए खाए हैं, आज मैंने एग्जैक्टली सिर्फ टेस्ट है, वो भी कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, क्योंकि उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों को 90% लोग जो है वो कह रहे थे आज नाश्ता बहुत हेवी हो गया था, दिल खराब हो रहा है। अच्छा, लस्सी नाश्ते में लस्सी आप। अच्छा ज़ैनब, एक और चीज जो जी हरमीत आप कंटिन्यू करें। सवाल करूं? नहीं करें जी। अच्छा ज़ैनब, एक और चीज़, ज़ाहिर बात है ये ख्वाबों की बात तो उन्होंने की। वैसे मैं भी जब लाहौर आता हूँ तो मेरा भी दिल करता है नाश्ता कर लूँ, मज़े का होता है, टेस्टी होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो हम जैसे लोग जो सुबह सुबह दौड़ते हैं कि भैया हमने शो में बैठना है और ड्यूटी देनी है, वैसे सरकारी बाबू जितने भी होते हैं उनको भी दौड़ना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वालों की उमूमन ये होता है कि डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई एक जो है लाजमी लिया करें नाश्ते में। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो अंडा खाते हैं तो भाई उनकी वाट लग जाती है, यानी सीने में जलन या कहीं और तकलीफ, तो उन लोगों को आप सजेस्ट करेंगी कौन सा ऐसा नाश्ता है कि हल्का फुल्का करके उनकी बॉडी की जो एनर्जी है वो उस तरह बरकरार रह सकती? अगर तो आपको अंडा खाने से जो है वो एलर्जी है तो एक अलग मसला है, लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि अंडा खाने से मुझे सिर्फ सीने में जलन होता है या ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, तो उसमें अंडा बनाने का तरीका अपना बदल लें। अंडा बनाने के तरीके में ये है, अंडे में बहुत सारी सब्जियां ऐड कर लें, उसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड करें, तो वो जो जलन है वो आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम आता है तो आप अंडे के साथ दही का इस्तेमाल करें तो वो बहुत हद तक कम कर देगा। नंबर 2 ये कि अगर नहीं तो क्या ब्रेकफास्ट हो। इसमें आप ये कर सकते हैं कि रात को आप जो है वो 2 से 3 चम्मच ऑलमोस्ट दही ले लें, उसके अंदर अपने चिया सीड्स को जो है वो भिगो कर रख दें ताकि वो फूल जाएं। उसके अंदर सुबह उठकर आप 1 गिलास दूध का ऐड करें, 1 एप्पल ऐड करें, 2 खजूरें और अपने नट्स उसमें ऐड करें। ये आपका एक फुल फ्लज जो है वो नाश्ता तैयार हो गया है। इसके अंदर कार्ब्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, फैट्स भी हैं, और ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है तकरीबन 5 से 6 घंटे। अच्छा, फुल ऑफ एनर्जी, जिन चीजें इंग्रेडिएंट्स की आपने बात की है, फुल ऑफ एनर्जी, और आपकी हेल्थ वैसे इतना रिच है ना इंग्रेडिएंट्स में। अच्छा, इसके अलावा मैंने बहुत सारी पतली तरीन लड़कियों को ना सुबह रोजाना नाश्ता करते हुए देखा है, और नाश्ते से मुराद है पराठा। अब कम टू द पॉइंट, अगर हमने नान चनों पे नहीं जाना, जो कि नहीं जाना चाहिए अब महीने में 1 दफा, अगर हम घर की बात कर रहे हैं और अगर आप घर में रोजाना 1 चपाती या गंदम की रोटी या गंदम का पराठा आप खा रहे हो, तो क्या वो भी रोजाना खाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, आप रोटी रोज़ाना खा सकते हो, लेकिन रोटी खाने का मसला हमारे यहाँ ये होता है कि रोटी का साइज हमें नहीं पता होता, हमने कितनी खानी है रोटी। ये बेसिक क्वेश्चन है। हमारे यहाँ रोटी बनती है या तो बहुत हैवी, उसको जो है वो मोटा बनाया जाता है, या बहुत बड़ी बनाई जाती है। रोटी खाना बुरा नहीं है। मेरे डाइट प्लान्स में जो मैं पेशेंट्स को देती हूँ, मैं कभी भी रोटी चावल स्किप नहीं करवाती, कभी भी नहीं। मैं रोटी चावल दाल रोटी सबके साथ, वजन कम करना है बढ़ाना है, हर चीज में रोटी चावल एडेड होता है। लेकिन आप नाश्ता कर रहे हो और रोटी आपकी जो है वो इतनी बड़ी है और आपने ऑफिस जाके सिर्फ बैठना है, या तो कंप्यूटर के आगे या कोई भी आपका काम है वो बैठ के आपने करना है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आप मुझे बताइए वो रोटी जो आपने खाई है वो आपके लिए क्या ही किरदार अदा कर सकती है। वो तो हजम भी नहीं होगी, आपकी टी ब्रेक हो जाएगी, आप चाय पियेंगे, चाय के साथ आप कुछ और खा लेंगे, उसके बाद लंच ब्रेक हो जाएगी, कुछ और खा लेंगे, बस खाते चले जाएंगे और वो लेयर्स बनती जाएगी। आप रोटी बिल्कुल खाएं, लेकिन रोटी का साइज उतना खाएं जितना आप अपनी टी ब्रेक तक या लंच तक उसको हजम कर सकते हो। डाइजेस्ट करना भी एक क्वेश्चन मार्क है। थैंक यू सो मच ज़ैनब फॉर बीइंग हियर। बहुत सारी सवाल ज़ैनब से बहुत सारे, लेकिन वक्त के हम हमेशा से पाबंद होते हैं। लेकिन डाइट के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी डाइटिशियन के पास जाते हैं या किसी के डाइट प्लान लेते हैं, तो मुझे आपको अगर कहा जाए सबसे पहले कि रोटी चावल छोड़ दें, तो सारी ज़िंदगी आप रोटी चावल नहीं छोड़ सकते, इस बात को समझे। तो ऐसा डाइट या ऐसा डाइट प्लान ले जिसमें आप रोटी चावल खाकर पतले हो, तो शायद आप पतले हो जाएं। वैसे एक छोटी सी टिप थी जो कि आपको देनी थी। अब आपसे लेते हैं इजाज़त। कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ हम आएंगे और आपके साथ बातें करेंगे। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।